इंसुलेटर्स में होगा चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, इसका कोई कारण तो होगा, कोई लॉजिक तो होगा इसके पीछे, या कोई कारण तो होगा। क्या कारण है वो, तो कारण जानते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके प्यार से चैनल एजू मित्र रवि काकन पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, आपको बस थोड़ा ध्यान देना है। जो बात की जाएगी लॉजिक की जाएगी, जिसमें लॉजिक होगा लॉजिक बताया जाएगा, और लॉजिक नहीं है तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडिंग डालें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले एक चार्ज पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? चार्ज। इसमें चार्ज क्या चीज है? चार्ज होता है किसी पार्टिकल या किसी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये किसी दूसरे पार्टिकल को या मैटर को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। यानी इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, it is the property of a matter by which it attracts या फिर by which it feels a force of attraction या फिर रिपल्सन। ठीक है, समझ में आया चार्ज। दूसरा, ये जो चार्ज होता है इसका जो सिंबल है वो क्या होगा? चार्ज का सिंबल, तो चार्ज को जो सिंबल है जिसे डिनोट करते हैं वो किसे करेंगे? कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से। जो चार्ज की एसआई यूनिट है वो क्या है? चार्ज की एसआई यूनिट वो है कूलम। क्या है? कूलम। कूलम को नोट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद पढ़ेंगे, मैंने ये तो बता दिया कि इनमें कुछ फोर्स लगता है, और कितना फोर्स लगता है। जो ये फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका, अब वो पढ़ेंगे। तो सेकंड हेडिंग डाल लो, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। हाँ तो बच्चों, जैसे क्लास 9th में पढ़ा था ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये जो कूलम्स लॉ है ये जो न्यूटन चाचा ने लॉ बनाया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसी की कॉपी मान एक तरह से। जो कूलम में बिल्कुल कॉपी है। कैसे है? जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था कि जो फोर्स लगेगा दो मासेस के बीच में उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीपल के, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस मल्टीपल ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल। सेकंड, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम यहाँ पे लगेगा, लेकिन मास की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? चार्ज। देखो, लेट करते हैं, हमारे पास दो चार्ज हैं। लेट वी हैव टू चार्जेस, Q1 and Q2। ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, R। समझो, ये एक चार्ज है Q1, ठीक है, ये कोई दूसरा चार्ज है Q2। जो ये Q1 और Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है या सेपरेशन कितना है? R। ठीक है, तो सबसे पहले पहली स्टेटमेंट नोट कर लो, लिखने में टाइम लगता है। फोर्स
force is, according to Coulomb's law, force is directly proportional to the, force is directly proportional to the multiple of charges. मल्टीपल मतलब गुणन. पहली स्टेटमेंट क्या बोली मैंने, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ चार्जेस. ये कैसी हो गई, इक्वेशन नंबर 1 मान ली. ठीक है. और सेकंड स्टेटमेंट लिखो, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, force is inversely proportional to the square of distance between them. Force is inversely proportional to the square of distance between two charges or distance between them. तो मतलब फोर्स जो होगा दो चार्जेस के बीच में, उनके बीच में जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये कैसी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन. अब पहली इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो एक तीसरी इक्वेशन बनेगी. मतलब बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड. थर्ड इक्वेशन क्या आई, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ये आई. अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब तो जानते होंगे. मतलब डायरेक्टली का मतलब जब चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, चार्ज कम हुआ तो फोर्स भी कम हुआ. ऐसे ही सेपरेशन जब बढ़ेगा तो फोर्स कम हुआ. इनवर्स में उल्टा होता है. इनवर्स का मतलब भी उल्टा समझो. जो डिस्टेंस है इनके बीच में जब वो बढ़ेगा तो फोर्स कितना हुआ, कम. और जब डिस्टेंस जो है कम होगा तो फोर्स क्या हुआ, ज्यादा. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब है. तो ये क्या हुआ, फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. क्लास 9th में ग्रेविटेशन लॉ में पढ़ा था, जब इनवर्स साइन को हटाते हैं तो क्या आता है, प्रोपोर्शनल साइन है, इसे हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आता है इक्वल लगा के. तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, के. तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. जैसे वहां पे G की वैल्यू थी वैसे यहाँ पे K की वैल्यू होनी चाहिए. अब बात आई K की वैल्यू क्या है. अच्छा, K को बोलेंगे क्या, वहां पे G को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. तो यहाँ पर K को क्या बोलेंगे, कूलम्ब्स कांस्टेंट. क्या बोलेंगे, कूलम्ब्स कांस्टेंट. अच्छा, K की वैल्यू कितनी आई, K की वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. इतना समझ में आया. और इसकी जो एक और होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 4 की वैल्यू पता है, पाई की पता है, एप्सिलॉन नॉट ये होता है परमिटिव, वो पढ़ना नहीं है, छोड़ो वो पढ़ना नहीं है. तो K की वैल्यू बस इतनी याद रखें, K इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. अच्छा, K की यूनिट क्या है, मैंने डायरेक्ट लिख दी यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. निकाल सकती हो ना, कैसे है K की यूनिट, समझो. F का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो K का क्या आएगा, K की वैल्यू क्या आएगी, K इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अब इनकी यूनिट क्या हो गई, फोर्स की क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, और डिस्टेंस का स्क्वायर है मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज की क्या है ऐसा यूनिट, कूलम. कूलम इंटू कूलम क्या होगा, कूलम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. एक होता है ऐसे लिख सकते हैं इसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2. समझ में आया. एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर. नोट करते आना. देखो, ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, इनके बीच का सेपरेशन है 6 मीटर. कितना है, 6 मीटर. ये चार्ज कितना है, 2 कूलम. ये चार्ज कितना है, 3 कूलम. अब क्या पूछा, इनके बीच में फोर्स कितना है, रिपल्सन है, अट्रैक्शन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.
अब ये पढ़ना है कि कितना फोर्स लगेगा। तो F इक्वल टू, अभी फॉर्मूला पढ़ा था, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा K की वैल्यू क्या थी? K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है 2, Q2 कितना है 3 अपॉन आर स्क्वायर यानी 6, 6 इंटू 6 होगा, 6 इंटू 6 होगा, 2 3 जा 6 कैंसिल, और ये कितनी आ रही है 2 से ये मतलब 3 से ये 2 बार और 3 से ये 3 बार, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 क्या होगा 1.5, 1.5 इंटू 10⁻9 न्यूटन। ये क्या आ गया इनके बीच में फोर्स। कैसा भी क्वेश्चन हो फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है, नोट करो। हाँ तो ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू चेंज कर करके खुद करके देखना, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो, अच्छा चार्ज पढ़ा है अभी, तो चार्ज में जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और कौन सा प्रोटॉन का चार्ज। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है -1.6 ई नेगेटिव इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक ये याद करना है। दूसरा प्रोटॉन का कितना है, प्रोटॉन कैसा है पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज इसके पास मैग्नीट्यूड में इतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन के पास है, लेकिन नेचर कैसा है पॉजिटिव। तो यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कैसा प्लस, याद रहेगा। इसके बाद अब पढ़ेंगे चार्ज कितने तरह के, टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे अब, टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक मिनट वीडियो देख लूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस में क्या होता है, तो सबसे पहले पढ़ना है वो पॉजिटिव चार्ज पढ़ना है। एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, मार्क पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, पहले इसकी डिफाइन लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज है वो कैसे आता है, इसकी यूनिट क्या है। यूनिट तो छोड़ो, यूनिट तो वही होगी कूलम। इसका सिंबल क्या है, नेगेटिव का सिंबल क्या है। तो पॉजिटिव चार्ज देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज आता है द चार्ज acquired by glass rod when rubbed with silk cloth, ठीक है, समझ में आया। नेगेटिव का है द चार्ज acquired by ebonite rod when rubbed with वुलन क्लॉथ। अच्छा समझो, जैसे ये मेरे पास क्या है, एक ग्लास रॉड ले ली मैंने, ग्लास मतलब कांच की रॉड। ये ग्लास रॉड पे जब ग्लास रॉड को मैं सिल्क क्लॉथ से रब करूंगा तो इसके ऊपर कुछ क्या आएगा, कुछ चार्ज आएगा। तो उस चार्ज को मैंने क्या नाम दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। मैंने मतलब जो जिसने ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी की। ऐसे ही जब मैं इबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ से रब करूंगा तो इसके ऊपर कुछ चार्ज आता है, तो उस चार्ज को क्या नाम दिया, नेगेटिव चार्ज।
अब ये याद कैसे रहेगा, देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या याद रखना है, जीपीएस, जीपीएस, और नेगेटिव लिए क्या याद रखना है, न्यू। अच्छा, जी से क्या हो गया, ग्लास रॉड, लिख देता हूं, जी से ग्लास रॉड, पी से पॉजिटिव, और एस से सिल्क क्लॉथ। मतलब जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो जो चार्ज आएगा वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज, एन से नेगेटिव, एन से नेगेटिव, ई से इवोनाइट्रॉड, इवोनाइट्रॉड, डब्ल्यू से वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ। इतना समझ में आया। इसके बाद इसके जो पॉजिटिव चार्ज को नोट करते हैं वो करते हैं प्लस कैपिटल क्यू से या फिर प्लस स्मॉल क्यू से, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज को करते हैं वो नेगेटिव कैपिटल क्यू और नेगेटिव स्मॉल क्यू, ठीक है। इतना नोट कर लो, होया नोट। नेक्स्ट टॉपिक, अब चार्ज पढ़ लिया, चार्ज के बीच में फोर्स पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद एक दो प्रॉपर्टी, उसके बाद ये बताएंगे कि रिपल्सन फोर्स, चार्ज के बीच में फोर्स निकालना होता था ना अभी, लेकिन उनमें ये नहीं होता है कि उनमें कौन सा फोर्स रिपल्सन है और कौन सा फोर्स अट्रैक्शन है, तो वो प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद समझ में आएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। और चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले चार्ज की पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सिमिलर चार्जेस जो होते हैं, सिमिलर चार्जेस, सिमिलर या फिर लाइक चार्जेस जो होंगे, सिमिलर या लाइक चार्जेस, वो क्या करते हैं, रिपल्सन, यानी रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। और जो डिफरेंट चार्ज होंगे या फिर अनलाइक चार्ज होंगे, डिफरेंट चार्ज या फिर अनलाइक चार्ज, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। और समझो, एक जैसे चार्ज जब होते हैं तो रिपल्सन करेंगे, और अलग अलग चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। जैसे मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और ये तो पता है कि इनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा, अभी पढ़ाया था फोर्स लगता है। अब फोर्स कैसा लगेगा, देखो दोनों सेम चार्ज है, सेम चार्ज है मतलब रिपेल करेंगे, तो ये चार्ज इस चार्ज पे कैसा फोर्स लगेगा, रिपेल। लेट सपोज जैसे ये मेरे पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। जब इन चार्ज को मैं दोनों को एक पास लेके आऊंगा, मतलब पास में लेके आऊंगा, तो इनमें कुछ फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स, रिपल्सन फोर्स, मतलब ये एक दूसरे के दूर भागेंगे। यही मैं दूसरा चार्ज ले लूं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये प्लस चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज पे कैसा फोर्स लगाएगा, खुद से दूर, खुद से दूर भगाएगा उस चार्ज को, इस चार्ज को खुद से दूर। और ये चार्ज इस चार्ज पे कैसा फोर्स लगाएगा, ये खुद से दूर इधर भगाएगा, तो ये किधर जाएगा, इधर। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, इनके बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हुआ, तो ये प्लस क्यू नेगेटिव पे कैसा लगाएगा, अपनी साइड फोर्स लगाएगा, ऐसे। और जो नेगेटिव है वो प्लस पे कैसा फोर्स लगाएगा, ऐसे। समझ में आया भाई, ये तो नेचर का ही लॉ समझो कि अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर,
चाहे जेंडर में देख लो चाहे कैसे भी देख लो, जो अपोजिट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब तो याद रहेगा कि अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर रिपेल ईच अदर। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, नोट हो गया। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो डालो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर चार्ज रेस्ट पे होगा, क्या चार्ज अगर रेस्ट पे है, चार्ज एट रेस्ट, तो उसमें से क्या होता है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये अभी पढ़नी नहीं है, बस इतना याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है इसमें से, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नोट करते हैं ई वेक्टर, ये जो एरो का साइन है इसे बोलते हैं वेक्टर। अगर चार्ज मोशन में हो, यानी चार्ज को हमने कोई स्पीड दे दी, चार्ज को हमने कोई स्पीड दे दी, तो क्या होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड और आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड को नोट करते हैं बी वेक्टर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी। अगर उसी चार्ज को हम किसी एक्सीलरेशन का दे दें, चार्ज को हम एक्सीलरेशन दे दें, यहाँ पे चार्ज को एक्सीलरेट कर दें, चार्ज को क्या करें एक्सीलरेट, तो क्या होगा, चार्ज जब एक्सीलरेशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होंगी ही, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी होंगी, प्लस इनमें से ईएम वेव्स और पैदा होती हैं, मतलब ईएम वेव्स और निकलेंगी, ईएम वेव्स। ईएम वेव्स मतलब जानते हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये और आती हैं। ठीक है, इतना नोट करो, हो या नोट। अब पढ़ेंगे, अगर हमारे पास 2-3 चार्ज एक पास रखे हुए हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। ठीक है, यही जो है तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी, ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, तीसरी, यानी चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब चार्ज को हम एल्जेब्रिक तरह से जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक +2 कूलम है, +2 कूलम चार्ज है, दूसरा -3 कूलम चार्ज है, तीसरा कोई चार्ज है 5 कूलम है, और कोई चार्ज है -6 कूलम है। तो पूछेंगे इन 1 2 3 4 चारों चार्ज को जब एक पास रखेंगे या फिर कहीं रखेंगे तो उनका जो नेट चार्ज आएगा वो कितना आएगा। तो इनको डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, 2 - 3 + 5 - 6, तो 5 और 2 7 -9, यानी इफेक्टिव कितना है -2 कूलम चार्ज। ये क्या आया है इफेक्टिव। तो इसी को बोलते हैं चार्ज इज एडिटिव। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, वो हमारे सिलेबस में भी है, 10th बोर्ड सिलेबस में। वो कौन सी है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होगा वो कैसा होगा, क्वांटाइज होगा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब चार्ज ऐसा नहीं है कि आधा चार्ज हो या सवा चार्ज हो या 1.5 चार्ज हो या 2.25 चार्ज हो या 4.25 चार्ज हो, मतलब फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में नहीं होता। वो किस में होगा, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है। जैसे +1 हो सकता है, +2 +3 +5 -4 -7 इतना हो सकता है। यानी जो चार्ज है वो कैसा हुआ, किसी नंबर के या फिर इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसके मल्टीपल के बराबर होता है, Q = NE। जितने भी चार्ज जो होंगे हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू कितनी है पता है ना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो Q है वो क्या है,
क्यू है इसमें चार्ज, क्यू क्या है इसमें चार्ज। ठीक है, इतना नोट कर लो। इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कि बोर्ड में आते हैं। बोर्ड का एक PYQ है, इसी फॉर्मूला के ऊपर है, इधर देख ले। कूलम चार्ज में क्वेश्चन समझो, बोल दे रहा हूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब हमारे पास चार्ज है 1 कूलम, तो उसमें पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या फिर जो दूसरी तरह से और कैसे आ सकता है, और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, या फिर 1 कूलम चार्ज में, मतलब समझो ये कि 1 कूलम चार्ज है हमारे पास, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स में ये निकालना है। ठीक है, तो सीधे निकाल देते हैं। Q इक्वल्स टू एन, ये फॉर्मूला Q इक्वल टू एन। अच्छा, Q चार्ज कितना गिवन है हमें, 1 कूलम, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे n, E की वैल्यू अभी कितनी बताई थी, E की वैल्यू क्या थी अभी, E की वैल्यू क्या थी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। समझ में आया। n इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। n इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी 10 की पावर प्लस 19 कूलम। इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम, 18। ये n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नोट करो, हो या नोट। सेकंड क्वेश्चन, और ये वैल्यू याद रखना, MCQ में भी आ जाती है, तो इतना टाइम लगा उससे अच्छे से याद कर लो। n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम, 18 इलेक्ट्रॉन्स। कुछ न्यूमेरिकल में भी काम आ जाएगी ये, जैसे, और यहाँ पे अभी 1 कूलम पूछा था, और यहाँ पे पूछे 5 कूलम में कितना है, 5 कूलम में। ठीक है, अब इसे करेंगे फिर वही Q इक्वल टू एन, Q कितना है 5, n हमें पूछा है E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ये सॉल्व करके, ये जो सॉल्व करेंगे अच्छा इंटू 1 लिख सकते हैं ना से, तो इसकी वैल्यू कितनी है अभी याद करवाई थी 6.25, 5 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। n इक्वल टू 60×300 25 3125 3.31.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये n की वैल्यू आ गई 31.25 है, ये 31.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तो वो है, नोट करो इसे। अब पढ़ेंगे हम जो ये चार्ज है वो किस में होके फ्लो हो सकता है। जो डायरेक्शन वगैरह है वो बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी पढ़ेंगे जो मेटेरियल्स हैं, तो कैसे मेटेरियल्स में होके चार्ज फ्लो करता है और कैसे में होगा नहीं करेगा। तो मेटेरियल्स जो होंगे यहाँ पे, जो 2 सब्सटेंस है उन्हें 2 टाइप्स में किया गया है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहले इंसुलेटर्स, दूसरे कंडक्टर्स। ये इंसुलेटर कंडक्टर्स ये वैसे स्टार्टिंग की क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, जब 4th 5th में होंगे तब से पढ़ते आए होंगे इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। फिर भी जान लो इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिन मटेरियल्स में होके करंट पास ना करे, या फिर जिन मटेरियल्स में होके चार्ज फ्लो ना करे। और कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स, यानी जो 2 सबस्टेंस, ऐसे सबस्टेंस जिनमें होकर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा या फिर चार्ज होगा वो फ्लो करेगा, वो कैसे होंगे कंडक्टर्स। और डेफिनेशन देखो, दोज मटेरियल्स या दोज सबस्टेंसेस थ्रू विच चार्ज कैन फ्लो,
थ्रू विच चार्ज कैन फ्लो। चार्ज कैन नॉट फ्लो, इंसुलेटर है ना ये, तो इंसुलेटर में कैन नॉट फ्लो, कैन नॉट फ्लो। और कंडक्टर में क्या हुआ, चार्ज फ्लो करेंगे। यानी सबस्टेंस, दो सबस्टेंस इन विच चार्ज कैन फ्लो, इन विच चार्ज कैन फ्लो। इनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। इंसुलेटर में तो एग्जाम्पल हो गए इसके रबर, रबर जो होती है, प्लास्टिक, और सूखी लकड़ी मतलब ड्राई वुड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर से क्या हो जाएंगे, जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स, मेटल्स में क्या क्या जितने भी हैं पूरे, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, ये सब क्या मेटल्स हैं, तो ये भी हैं। और कुछ जो एलॉयज होते हैं जैसे कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, ये भी है। और भी होते हैं, एक नॉन मेटल और है ग्रेफाइट, कार्बन का होता है ये ग्रेफाइट, ये नॉन मेटल होता है। तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हो गए। यहां तो नोट हो गया। हाँ तो भाई अभी ये तो समझ में आ गया कि इंसुलेटर्स में होकर चार्ज फ्लो नहीं करता है और कंडक्टर्स में होकर चार्ज फ्लो करता है। पर ये बताओ कि ऐसा है क्यों, मतलब कंडक्टर्स में होकर चार्ज फ्लो हो रहा है, इंसुलेटर्स में होकर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। इसका कोई कारण तो होगा, कोई लॉजिक तो होगा इसके पीछे, या कोई कारण तो होगा। क्या कारण है वो, तो कारण जानते हैं। जो इंसुलेटर्स होते हैं, यानी जो इंसुलेटर मटेरियल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, ये प्रोटॉन है, मतलब ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, इसके अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होंगे, इसके आसपास क्या होंगी, सेल, ये सेल है। अब इन सेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने एटम को छोड़ नहीं सकते, अपनी सेल को छोड़ नहीं सकते, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। जबकि कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटरमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये टाइटली बाउंड नहीं होते, टाइटली बाउंड नहीं होते, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। मतलब इंसुलेटर्स में एब्सेंस ऑफ द, इसका जो रीजन है, इसका जो रीजन होगा वो क्या है, इसमें एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और कंडक्टर में, कंडक्टर का रीजन क्या हुआ, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल अपलोड होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कोई भी डाउट आए तो, और जो वीडियो से लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।